वो दिन अच्छी तरह याद हैं जब मैं 7 बरस की थी और स्कूल जाया करती थी। उसी स्कूल में मेरे मामू का बेटा नवाज भी हमारे साथ पढ़ा करता था। फिर वो लोग शहर से गांव चले गए। अब सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही मुलाकात होती, जब हम छुट्टियां गुजारने नानी अम्मा के घर गांव जाते। वक्त गुजरता रहा, मैं और नवाज बड़े हो गए। अब जब उससे सामना होता मैं नजरें झुका लेती। वो बहुत खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुका था और मैं उससे शर्माने लगी थी। बज़ाहिर उससे छुपती, लेकिन दिल से इल्तफात बरतने लगी। मामू जान शहर में मुलाजमत करते थे, गांव में थोड़ी सी जमीन पर गुजारा था। खेती बाड़ी में नवाज बाप का हाथ बटाता था। तभी 8वीं के बाद उसको तालीम छोड़नी पड़ी। घरेलू हालात की वजह से वो शहर आकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। 1 साल तक हमारे घर ना आ सका। एक रोज आया तो अम्मी जान ने बहुत खुशी से उसको खुशामदीद कहा और खूब आओ भगत की। मैं उसको देखकर खुशी से निहाल थी, जैसे बरसों का इंतजार आज खत्म हो गया हो। अम्मी ने मुझे खाना पकाने की हिदायत की और खुद उससे बातें करने लगी। मैंने कान धरे तो सुना वो कह रही थी, बेटा मुझे गुलबानो की शादी की बड़ी फिक्र है, जाने कब अच्छा घर मिले और कब उसकी शादी हो, वगैरह वगैरह। मैंने देखा वो अम्मी जान की बातें बड़े गौर से सुन रहा है, जैसे कोई किसी का कहा दिल के कानों से सुनता है। वो समझ गया था कि अम्मी क्या पैगाम उसको देना चाहती हैं। लड़की की माँ और इससे ज्यादा क्या खुले लफ्जों में कह सकती थी। घर जाकर उसने अपनी माँ से तज़किरा किया कि वो फूफी के घर गया था और फूफी अपनी बेटे की शादी करना चाहती है। उसने माँ से कहा, अम्मा तुम देर ना करो और फौरन जाओ, मेरी शादी गुलबानों से तय कर दो। अब मैं बरसरे रोजगार हूं। जब ममानी ने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो आग बगूला हो गई। बोली, हरगिज नहीं, मुझे तेरी फूफी पसंद है और ना ही उसकी बेटी गुलबानो। मैं तेरी शादी अपनी भांजी परवीन से करूंगी। परवीन नवाज को कतई पसंद ना थी, लिहाजा वो खामोश हो रहा और कुछ रोज माँ के पास रहकर वापस शहर अपनी मुलाजमत पर आ गया। जब ममानी हमारे घर काफी दिन ना आई तो माँ खुद ही एक रोज उनके घर गई और पूछा कि क्या तुमने बेटे का रिश्ता करना है? मेरी गुल भी बड़ी हो गई है और मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ। अम्मी जान की बात सुनकर ममानी की तेवरी पर बल पड़ गए। कहने लगी, तुम अपनी बेटी की शादी जहां चाहे कर दो, मैं नवाज की शादी अपनी परवीन से ही करूंगी। तुम इधर की आस मत रखना, खामखा वक्त जाया करोगी। मायूस होकर अम्मी लौट आईं। अपनी भाभी से उनको इस जवाब की उम्मीद न थी, लेकिन टका सा जवाब सुनकर उन्होंने फौरन दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही अम्मी को मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया और उन्होंने शादी की तारीख रखने में देर न की। पल भर में तारीख तय हुई, फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी के रोज मैं इतना रोई कि बेहोश हो गई। मुझे खबर न रही कि मेरी शादी हो रही है। इसी हाल में एक बेजान मूर्ति की तरह सजा संवार कर मुझे रुखसत कर दिया गया। ये इत्तफाक कि जिस शख्स से मेरी शादी हुई वो उसी फैक्ट्री में मैनेजर था, जहां एक अदना वर्कर की हैसियत से नवाज काम करता था। नवाज को खबर न थी कि मेरा शौहर इस फैक्ट्री में काम करता है। वो उसको नहीं पहचानता था, क्योंकि कभी आमना सामना ना हुआ था। एक रोज मैं अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री के नजदीक जा रही थी कि नवाज ने मुझे देख लिया। वो ठिठक गया। मैं भी हैरान और गुमसुम उसको देख रही थी कि मेरे शौहर आसिम ने सवाल किया, गुल क्या देख रही हो? मैंने कहा कि ये मेरे मामू का बेटा है, इसी फैक्ट्री में काम करता है, इसी को देख रही थी। ये सुनकर आसिम उसके पास गए, दुआ सलाम की, खैरियत दरियाफ्त करने के बाद अपने घर आने को कहा। हमारा घर फैक्ट्री के नज़दीक ही था, लिहाजा वो उसको साथ ही ले आए। मुझे कहा कि खाना बनाओ, तुम्हारा अजीज हमारे घर आया है। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। दिल में खुश भी थी कि मेरे शौहर ने मेरे रिश्तेदार को इतनी इज्जत दी है, और उदास भी हो गई कि इतने दिनों बाद अपने मन चाहे इंसान को देखा था। उस रोज आसम और नवाज दोस्ताना अंदाज में बातें करते रहे। खाना तैयार हो गया तो मैंने खाना लगा दिया। दोनों ने खाया और फिर नवाज दोबारा आने का वादा करके चला गया। अब मुझे उसका इंतजार रहने लगा। एक रोज यूं ही मैं खामोश अपने ख्यालों में गुम बैठी थी। आसिम ने आवाज दी, मैं ना सुन पाई। उसने दोबारा पुकारा। जब जवाब ना मिला तो उसने चीख कर कहा, किसके ख्यालों में खोई हो कि इस दुनिया में नहीं हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चौंक कर मैंने शौहर की तरफ देखा। उसकी निगाहें खुशमगी थीं। बहरहाल फिर बात आई गई हो गई। लेकिन इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद एक रोज़ आसिम छुट्टी के वक्त घर आए
तो नवाज उनके हमरा था। अचानक बेख्तियार नवाज को सामने देखकर मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। आसिम ने महसूस कर लिया कि फयाज के आने से मुझे दिली खुशी होती है। बस यही वो खतरनाक लम्हा था जो मेरे जीवन साथी ने पकड़ लिया। ये लम्हा एक नोकदार कांटे की तरह उसके दिल में चुभ कर रह गया था। अब वो रोज ही किसी न किसी बहाने नवाज का जिक्र निकाल लेता और फिर सवाल करता, सच कहो, शादी से पहले तुमको किसी से लगाव था? किसी का ख्याल दिल में बसाया था? बस ऐसी ही बातें कर करके उसने मुझे पागल और खुद को नफ्सियाती मरीज बना दिया। मैं उस दिन को कोसने लगी जब अचानक नवाज का हमारा सामना हुआ था और आसिम उनको घर लाए थे। ऐसा होता और ना मेरी अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी को घुन लगता। बुरे दिनों को आना हो तो आ जाते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। एक दिन आसिम ने किसी बात पर मुश्तइल होकर मुझे थप्पड़ मार दिया और खुद घर से चला गया। मैं चूल्हे के पास बैठी रो रही थी कि उसी वक्त अचानक नवाज आ गया। आते ही उसने आसिम के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, आंसू गिरने लगे। वो घबरा गया, पूछा, तुमको क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। बस यूं ही अम्मी की याद आ रही थी। वो इसरार करने लगा, सच बता दो क्या बात है। इतने में मेरी सास कमरे से बाहर आई। नवाज को देखा तो खशमगी निगाहों से उसे घूरने लगी और फिर खामखा सलातें सुना दी। उस सूरत हाल से नवाज घबरा गया और उल्टे कदमों लौट गया। उस दिन के बाद मेरा जी बेकल रहने लगा। अब किसी पल चैन नहीं आता था। सोचती थी, आखिर ये क्या हुआ? आखिर मेरा क्या कसूर है जिसकी सजा मिल रही है? बेशक मैं नवाज से मोहब्बत करती थी, वो भी मुझको पसंद करता था, मगर हमारा ये रिश्ता और ताल्लुक बिल्कुल पाको साफ था और इस रिश्ते का किसी को इल्म न था। सोचती थी, ऐ काश मामानी मुझ पर रहम करती और मेरी शादी नवाज से हो जाने देती तो आज मुझे जन्नत मिल जाती। मगर उस औरत की जिद ने हम दो दिलों की खुशियों को पूरा नहीं होने दिया था। अब शादीशुदा थी, मजबूर थी, लेकिन अपने घर को किसी तौर बर्बाद न करना चाहती थी। तभी सोचती थी कि नवाज को मना कर दूं कि वो हमारे घर ना आया करे। उसका आना अब मेरे लिए सख्त नुकसान और बर्बादी का सबब भी हो सकता था। नवाज भी उन दिनों कुछ बेचैन सा था। मुझे रोता देखकर वो परेशान रहने लगा था। तभी एक दिन दोबारा उस वक्त आया जब आसिम फैक्ट्री में काम में मसरूफ था। उस दिन सास ने मुझे बुरा भला कहा था और मैं मैले कपड़ों में मलबूस बैठी चूल्हे की राख कुरेद रही थी। अचानक नवाज को देखकर जब्त न कर सकी और रो पड़ी। वो और परेशान हुआ, पूछने लगा, सच बताओ क्या बात है? उस रोज भी मैं आया तो तुम रो रही थी और आज भी, आखिर मामला क्या है? मैंने बताया कि आसिम और उसकी मां मुझ पर शक करने लगे हैं। बात बेबात उल्टी सीधी बातें करते हैं और बुरा सलूक रवा रखते हैं। वो पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया। कहा, तो तुम उन लोगों से फैसला ले लो। ऐसी अजियत भरी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है? खुदा के लिए तुम चले जाओ नवाज। मैंने हाथ जोड़ दिए। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। अगर तुम बार बार आते रहे तो सचमुच मुझे सास तलाक दिलवा देगी। उसको तुम्हारा यहां आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहने लगा, अगर ये जालिम लोग तुम्हें बेकसूर तलाक देने पर तुले हुए हैं तो दे दे, मैं तुम्हें अपना लूंगा, फिक्र मत करो। जुल्म सहने से बेहतर है कि इनसे जान छुड़ा लो। अभी ये बातें हो रही थीं कि आसिम आ गया और उसने नवाज के ये जुमले सुन लिए। वो सख्त तैश में आ गया। उसने कहा, नवाज, तुम्हें मालूम था कि उस वक्त मैं ड्यूटी पर था तो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहां आने की जुर्रत क्यों की? इसके साथ ही उसने पास पड़ी हुई लकड़ी उठा ली और मुझे बेतहाशा पीटने लगा। बोला, असल में तुम ही इसके साथ मिली हुई हो। मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को बुलाती हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर उसने छड़ी छोड़कर छुरी उठा ली। इससे पहले कि आसिम मुझ पर छुरी से वार करता, नवाज ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और छुरी जमीन पर गिर गई। तब आसिम मुझे बेतहाशा लातों और मुक्कों से मारने लगा। उसने दोबारा लपक कर छुरी उठाना चाही, मगर नवाज ने उसके इरादे को नाकाम बना दिया। इस छीना झपटी में नवाज ने अपने बचाव की खातिर छुरी का वार कर दिया। छुरी आसिम के पेट में लगी और जिगर में घुप गई। ये पहला वार ही इतना कारी था कि वो जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। ये सब कुछ अचानक और आनन फानन हो गया। मेरे औसान खता हो गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नवाज भी भाग निकलने की बजाय चारपाई पर बैठकर हाँफने लगा। मेरी सास ने शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया।
और फिर लोग नवाज को पकड़कर थाने ले गए। वहां उसने तमाम अहवाल बताकर इकरार जुर्म कर लिया और उसको हवालात में भेज दिया गया। फिर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद हो गई, जबकि वालिदैन की भागदौड़ और अच्छे वकील की पैरवी से मैं सजा से बच गई और बरी हो गई। सास ने मुझ पर नवाज के साथ मिलकर कत्ल का मुकदमा करा दिया था, मगर तफ्तीश के दौरान साबित हो गया कि यह सब इत्तफाक और वक्ती इश्तियाल का नतीजा था। जब तक नवाज जेल की सलाखों के पीछे रहा, मैंने निहायत कर्ब से दिन गुजारे। आसिम की वफात से 2 माह पहले मैं उम्मीद से हो गई थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया और बहुत मुश्किलात सहकर उसकी परवरिश की। जब वो 8 साल का था, नवाज सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आया। उसने मुझको शादी की पेशकश की, मगर मैंने उसकी पेशकश को रद्द कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जो इल्जाम सही नहीं था लोग उसको सही समझे। सब यकीनन मेरे बेटे से यही कहते कि मैंने नवाज से शादी की खातिर अपने शौहर को कत्ल कराया और अब अपनी आरजू पूरी की है। इस तरह मेरा बेटा मुझे गलत औरत जानकर कभी माफ न करता। मैंने ममता की लाज रखने की खातिर ये कुर्बानी इसलिए दी कि मैं मां के मुकद्दस रुतबे से गिरना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी चाहे सारी दुनिया की नजरों से गिर जाऊं, मगर मेरा बेटा मुझे अपने बाप का कातिल ना गर्दाने और मैं अपने बेटे की नजरों से ना गिर जाऊं। आज ये कुर्बानी रंग लाई है और मेरा बेटा मुझे इज्जत और एहतराम के साथ मां कहकर पुकारता है तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। एक मां को भला इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।